हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता एक्सपो पर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगामी परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में जिनमें भी हिंदी का विषय आता है। हिंदी विषय के बहुत खास चैप्टर को आज पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है समास। क्या है दोस्तों? समास। देख लीजिए। अच्छा, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं ना तो पहले पता होना चाहिए कि इसके बहुत बारीक बारीक जो चीज़ें होती हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ें जिसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। पहले हम उनको देखेंगे, उसके बाद ही शुरू करेंगे। जैसे समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ मतलब जो समास शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, वो देखिए क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है संक्षेपीकरण या संक्षेप। संक्षेप दोस्तों, संक्षेपीकरण या संक्षेप किसको कहते हैं? किसी भी बड़ी चीज को छोटा करना ही संक्षेप कहलाता है। ठीक है, जैसे आपको 10th-12th के एग्जाम में आता है कि प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर संक्षेप में दीजिए। संक्षेप में मतलब छोटे करके देना है, ज्यादा बड़ा नहीं, विश्लेषण के साथ नहीं, व्याख्या नहीं करनी है आपको। उसका उत्तर आपको संक्षेप में देना है, छोटा करके देना है। ठीक है दोस्तों, तो संक्षेप का अर्थ होता है छोटा करना। ठीक है, अब देख लीजिए परिभाषा। देखिए समास की परिभाषा किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन नया, ठीक है, एवं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जिसका कोई सही अर्थ निकलता हो उसको ही सार्थक बोलते हैं। ठीक है, तो उसको ही समास कहते हैं। सीधे शब्दों में देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ऐसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हो, जिसका एक अर्थ निकल करके आता है और जो सार्थक है, ठीक है, सही अर्थ वाला रखता है, सही अर्थ रखता है और एक नया शब्द बन जाता है, उसको ही हम समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए आगे। देखिए इसमें समास के पद, ठीक है, कि समास में कितने पद होते हैं। ठीक है, समास में ना दो पद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद को देखेंगे किसे कहते हैं। जैसे हमने कोई शब्द लिया है आपके लिए, पूजा घर। पूजा घर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पूजा प्लस घर। तो जो पूजा है ना दोस्तों, ये पूर्व पद हुआ। पूर्व पद का मतलब होता है पहले का पद या पहले का शब्द। ठीक है, और जो घर है ये क्या हुआ हमारा? उत्तर पद या बाद का शब्द। तो ऐसे ये दो पद होते हैं इसमें। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए सामासिक शब्द या समस्त पद। ठीक है, सामासिक शब्द और समस्त पद एक ही चीज है, तो किसे कहते हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, समास के नियमों से निर्मित शब्द, ऐसे शब्द जो समास के नियमों से बनते हैं, सामासिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो समास के नियमों से निर्मित शब्द होते हैं वही सामासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं, इसे ही समस्त पद भी कहते हैं। सामासिक पद और समस्त पद, सामासिक शब्द और समस्त पद एक ही चीज होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, समास होने के बाद क्या, जब किसी शब्द में समास हो जाता है, ठीक है, संक्षेपीकरण उसका हो जाता है, ठीक है, जो बड़ा शब्द है, दो से अधिक शब्द है, उनको एक नए शब्द में बांध देते हैं, तो उसको समास कहते हैं। जब समास हो जाता है, समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह, जो विभक्तियों के दोस्तों चिन्ह होते हैं ना, जिनको हम प्रसर्ग भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। विभक्ति कौन सी? जो हमने आपको बताई थी, कर्ता के होते हैं, ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए। तो क्या होता है, ये शब्द के बीच में से लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, जब समास हो जाता है उसके बाद। ठीक है, जैसे देख लीजिए एग्जांपल दिया है, राजपुत्र। राजपुत्र में से जो समास के बीच में से जो विभक्ति चिन्ह है वो गायब हो जाता है। राजपुत्र किसे कहते हैं? राजा का पुत्र। किसको कहते हैं दोस्तों? राजा का पुत्र। तो जो इसमें विभक्ति चिन्ह है ना, का, ये दोस्तों इसमें से लुप्त हो गया, गायब हो गया है, जब भी तो बना है राजपुत्र। ठीक है, ऐसे ही है यथाशक्ति, यथाक्रम। तो ये कैसे शब्द हैं? समास के शब्द। ठीक है दोस्तों, हैं अब हम समास विग्रह की, कि समास विग्रह किसे कहते हैं, समास विग्रह होता क्या है। ठीक है, हमने समास के बारे में जान लिया कि समास होता क्या है, समास के जो भाग होते हैं उनके बारे में जान लिया। अब जब देखते हैं समास विग्रह किसको कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो समासिक शब्द होते हैं उनके बीच का जो संबंध होता है उसको स्पष्ट करने को ही समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, जो मान लीजिए कोई समासिक शब्द है, उनके बीच का हमें संबंध स्पष्ट करना है कि उनका आपस में क्या संबंध है। ठीक है, तो जो क्रिया होगी उसको ही हम समास विग्रह का नाम दे देते हैं। अर्थात देख लीजिए, जब समस्त पद के सभी पद, समस्त पद का मतलब होता है जो सारा का सारा शब्द होता है, पूरा का पूरा शब्द होता है, जो उसके मेल से बना हुआ है, जो जोड़ करके हमने शब्द बना रखा है, उसको हम समस्त पद कहते हैं। ठीक है, तो जो समस्त पद होता है उसके सभी पदों को जब अलग अलग किया जाता है ना,
ठीक है, उसके सब जो पद होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसके जो अलग अलग पद बना दिए जाते हैं, उसको ही हम समास विग्रह का नाम दे देते हैं। ठीक है, कि हमने क्या कर दिया, हमने समास विग्रह कर दिया। जैसे माता पिता, माता पिता, तो हमने क्या किया, इसको समास विग्रह कर दिया, माता और पिता। ठीक है, माता और पिता हमने इसको अलग अलग कर दिया। पहले माता पिता एक साथ पढ़े जा रहे थे, अब इनके बीच में और लग गया, माता और पिता। ऐसे ही है राजपुत्र, राजपुत्र देख लीजिए एक शब्द है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसके खंड कर दिए, इसके हमने टुकड़े कर दिए, इसको अलग अलग कर दिया, अलग अलग पद बना दिए, राजा का पुत्र। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनके बीच का जो संबंध है उसको बता दिया। राजपुत्र किसे कहते हैं, राजा का पुत्र, तो जो पुत्र का संबंध है वो किससे बता दिया, राजा से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा समास विग्रह हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ ही बहुत जरूरी चीज है एक, कि आपको ना संधि और समास दोनों एक जैसे लगते होंगे। ठीक है, अधिकतर दोनों सेम सेम लगते हैं, तो हम आज उनके अंतर को आपको बता रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। बहुत जरूरी चीज है, दोनों के अंतर का भी हमें पता होना चाहिए। तो देख लीजिए, यहाँ पर एक तरफ हमने संधि लिखी है और एक तरफ लिखा है समास। ठीक है, अब इसके बारे में बताएंगे। देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का क्या अर्थ होता है दोस्तों, मेल। ठीक है, मिलाना, आपस में मिलाना। ठीक है, संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है। जो संधि होती है ना हमारी, उसमें उच्चारण के जो नियम होते हैं उनका विशेष महत्व होता है। उच्चारण पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, किसमें, संधि में। ठीक है, इसमें वर्णों में परिवर्तन होता है। जो संधि होती है हमारी, संधि में क्या होता है दोस्तों, वर्णों में परिवर्तन होता है, ना कि शब्दों में। और समास में क्या होता है, शब्दों में परिवर्तन होता है। ठीक है, कहीं पर एक तो कहीं पर दो वर्णों तथा कहीं कहीं पर तीन वर्णों में भी परिवर्तन हो जाता है। संधि के अंदर कहीं पर तो एक वर्ण में परिवर्तन होता है, कहीं पर दो वर्णों में परिवर्तन होता है, और कहीं कहीं पर तीन वर्णों में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, संधि के अंतर्गत। ठीक है, हमने संधि का चैप्टर आपको पढ़ा दिया है पीछे, अगर जिसने हमारा संधि का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले हमारा संधि का चैप्टर पढ़े, बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा विश्लेषण के साथ हमने समझाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, संधि किए हुए शब्दों को तोड़ने की जो क्रिया होती है ना, उसको विच्छेद कहते हैं। जो संधि किए हुए, संधि का अर्थ होता है मेल, तो जो मिलाए हुए शब्द होते हैं ना, दो शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बना हुआ होता है, उसको जो तोड़ने की क्रिया होती है उसको ही क्या कहते हैं, विच्छेद बोलते हैं, विच्छेद। तब बनता है वो संधि विच्छेद। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन आ जाए कि संधि विच्छेद कीजिए, तो मतलब जो शब्द दिया है उसको आपको तोड़ना है। ठीक है, और अगर कहीं पर आपको टूटे हुए शब्द मिल जाए, उनको कहते हैं कि संधि कीजिए, तो उनको तब मिलाना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जामिनर ना आपके दिमाग के साथ में खेलता है। ठीक है, तो संधि में और संधि विच्छेद में यही अंतर है। ठीक है दोस्तों, संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल नहीं बदलता। जिन भी शब्दों का योग होता है ना, जो शब्द आपस में जुड़ते हैं, उनका मूल नहीं बदलता। जो उनका मूल होता है, मूल अर्थ होता है, वो है नहीं बदलता। जैसे पुस्तक प्लस आल्य, दो शब्दों का हमने संधि कर दिया, क्या बन गया, पुस्तकालय। ठीक है, तो जो इनका अर्थ होता है, इनका जो मूल है वह नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए, अब बात करते हैं समास की। समास में क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है दोस्तों, संक्षेप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। संक्षेप का अर्थ हमने आपको बताया हुआ है कि किसी बड़ी चीज को छोटा करके बताना ही संक्षेप कहलाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा पाठ है, एक बहुत बड़ी कहानी है जो 8-10 पेज की है, उसको बोल देते हैं कि अपने शब्द में संक्षेप में लिखो। ठीक है, तो जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, फिर उसके बारे में अपने दोस्तों को बताते हैं कि भाई आज तो मैंने वह मूवी देखी है, बहुत अच्छी है, और उसके बारे में फटाफट फटाफट में 5-10 मिनट में पूरी मूवी बता देते हैं कि स्टार्टिंग में ये होता है, उसके बीच में ऐसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ पर लड़ाई होती है, यहाँ पर होता है, आखिरी में जाकर के ऐसा हो जाता है। तो बहुत मजा आया। तो जो 3 घंटे की मूवी थी, आपने उसको 5 या 10 मिनट में बता दी, वो था उसका संक्षेप। ठीक है दोस्तों, तो संक्षेप उसको ही कहते हैं। ठीक है, किसी भी बड़ी चीज को छोटा करके बताना ही संक्षेप कहलाता है। ठीक, समास में वर्णों के स्थान पर पद का महत्व होता है। तो संधि में किसका स्थान था, वर्णों का, लेकिन समास में किसका स्थान होता है दोस्तों, पद। पद मैंने शब्दों का। ठीक है, जो वर्णों के योग से बने होते हैं वे पद, शब्द। इसमें 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं। तो इसमें पद पद बार बार पद आ रहा है, तो पद का दोस्तों शब्द ही होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें 2 या 2 से अधिक पद मिलकर के एक समस्त पद बनाते हैं, और इनके बीच में विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो जो शब्दों के बीच की जो विभक्तियां होती है ना, उनका लोप हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर बताया था, राजा का पुत्र, तो जिसमें का है ना, का शब्द है, ये किस विभक्ति का है, ये आपको संबंध कारक में मिल जाएगा। ठीक है, सप्तमी विभक्ति का, षष्ठी विभक्ति का, षष्ठी विभक्ति का। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, समास में इनके बीच से जो विभक्तियां है उनका लोप हो जाता है। समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को ही विग्रह कहा जाता है। जो समस्त पद होता है ना, पूरा का पूरा पद होता है, इसको जो तोड़ने की क्रिया है, ये जो समस्त पद है, इसको जो तोड़ने की क्रिया है ऐसे वाली, इसको क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब समास से बने हुए शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। जो समास के परिवर्तन के बाद में जो शब्द मिलते हैं ना दोस्तों, उनको हम, उनका जो अर्थ होता है,
समास से बने हुए शब्दों के जो मूल अर्थ होते हैं उनको परिवर्तित भी किया जा सकता है, बदला भी जा सकता है और नहीं भी बदला जा सकता, आपकी इच्छा की बात है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे जैसे हमने एग्जाम्पल लिया विषधर। विषधर का क्या अर्थ होता है? विश्व को धारण करने वाला। तो अगर आप चाहते हैं तो यही रख लीजिए, अगर नहीं चाहते तो कह दीजिए शिव। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है वो परिवर्तित भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, शिव भी बोल दीजिए। ठीक है, क्योंकि विष को किसने धारण किया था? शिव ने धारण किया था, सबको पता है इस चीज के बारे में। ठीक है, जो समुद्र मंथन हो रहा था उसमें जो विष निकला था तो उसको किसने पिया था? शिव ने पिया, तब से ही उनका कंठ जो है नीला हो गया था, तब से नाम पड़ा था उनका नीलकंठ। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है बस। संधि में और समास में बहुत छोटा सा अंतर होता है जिसके बारे में आपको बहुत जरूरी पता होना चाहिए। दोस्तों अब चर्चा करते हैं समास के भेद की, कि समास के भेद कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए समास के भेद में ना, संस्कृत भाषा में द्विगु तथा कर्मधारय, जो द्विगु समास होता है और कर्मधारय समास होता है, उसको अलग अलग भेद माना जाता है संस्कृत भाषा में। लेकिन हिंदी भाषा में इन दोनों को तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही मान लिया जाता है, इसके अंदर इनको सम्मिलित कर लिया जाता है, जिस कारण हिंदी में समासों की संख्या 4 होती है और संस्कृत में समासों की संख्या 6 होती है। ठीक है, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, हम आपको बहुत ही विश्लेषण के साथ में 6 के 6 पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जो नंबर 1 हमारा समास होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। नंबर 2 हमारा होता है तत्पुरुष समास। नंबर 3 हमारा होता है द्वंद्व समास और नंबर 4 हमारा होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब देखिए जो हमने बताया है संस्कृत भाषा के जो द्विगु और कर्मधारय समास है वो अलग अलग, वो ये रहे, देखो तत्पुरुष समास में ही सम्मिलित किए जाते हैं। ये रहा कर्मधारय समास नंबर 5 और नंबर 6 द्विगु समास। ठीक है, अब देखिए हम इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाते जाएंगे। अच्छा दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक ना बहुत ही खास होता है। ठीक है, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि समास की पहचान कैसे करें। कैसे भी शब्द आपके सामने आ जाए तो आप उसमें समास कैसे पहचानेंगे, कौन सा समास है, कहां से आया है। ठीक है, उसकी पहचान क्या है, उसको हम कैसे सेलेक्ट करें, कैसे उसको चुने कि कौन से समास के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, तो हमारी आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, सभी के लाइक कर दीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही दोस्तों आते हैं अपने समास के पहले भेद पर। तो हमने आपको नंबर 1 भेद बताया था अव्ययी भाव समास। इसका नाम है अव्ययी। अव्यय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो पूर्व पद होता है ना वो अव्यय होता है, अव्यय। अब आप सोच रहे होंगे अव्यय क्या होता है, देखिए हमने आपको यहाँ पर सिखाया है कि अव्यय क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अव्यय का अर्थ ही देखेंगे कि अव्यय क्या होता है। ठीक है, देखिए जिसे खर्च न किया जा सके, अव्यय। अव्यय, ठीक है, व्यय मैंने क्या होता है दोस्तों? व्यय मैंने होता है खर्च। ठीक है, खर्चा, और जब इसके साथ में हम ए जोड़ देते हैं तो बन जाता है जिसको खर्च न किया जा सके, सीधी सी बात है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग का, वचन का और कारक का प्रभाव पड़ने पर भी कोई परिवर्तन ना हो, वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, उसे ही अव्यय कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है उनको अव्यय कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनको हम बदल नहीं सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं किसी भी रूप में। ठीक है, वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, चाहे लिंग बदल दो उसका, चाहे कारक बदल दो, चाहे वचन बदल दो। ठीक है दोस्तों, तो उनको अव्यय कहते हैं। तो पूर्व पद अव्यय रहता है, इसकी यह पहचान है। ठीक है, सीधी सी बात ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए इसकी परिभाषा, अव्यय भाव की समास की परिभाषा। हमने अभी तो अव्यय का अर्थ बताया था, अब बता रहे हैं अव्ययी भाव समास कि अव्ययी भाव समास कहाँ होता है। देखिए जहां पर पूर्व पद, क्या पूर्व पद, जो पहला पद होता है शब्द का पहला शब्द, वो क्या होगा? अव्यय होगा। ठीक है, तथा उत्तर पद जो होगा वो क्या होगा? तो संज्ञा होगी या फिर विशेषण होगा। ठीक है, संज्ञा या विशेषण, पहला पद अव्यय होगा और दूसरा संज्ञा या विशेषण होगा। दोनों से मिलकर बना पद क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। ठीक है, क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। जब दोनों शब्द मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? क्रिया विशेषण का कार्य करेंगे। ठीक है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है दोस्तों। इतनी छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, इसको भूलेगा मत। ठीक है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद के रूप में उपसर्ग का प्रयोग होता है। क्या होता है? उपसर्ग का प्रयोग होता है पूर्व पद के रूप में। ठीक है, जो अव्यय शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे एग्जामिनर कभी भी ऐसा शब्द पूछ ले जिसमें आपको लगे कि हाँ इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आंख बंद करके एकदम से अव्ययी भाव समास पर टिक लगा देना। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना। देख लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे जैसे अब इस तरफ हमने लिखा है समस्त पद, मतलब संपूर्ण जो पद है हमारा वो सब पूरा शब्द। अब यहाँ पर हमने इसका विग्रह कर दिया है, समास विग्रह। विग्रह हमने बताया था आपको, ठीक है, किसे कहते हैं? जो शब्दों को अलग अलग कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका अर्थ बताएंगे आपको कि इसका शब्द का अर्थ है क्या। देख लिए पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है प्रतीक्षण।
क्या है, प्रतिक्षण, जो दो शब्दों से मिला है, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, प्रति और अक्षण। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, इसका विग्रह कर दिया हमने, इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। अब देख लीजिए अर्थ क्या होता है इसका, प्रत्येक अक्षण, ठीक है, प्रत्येक, हर एक पल, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दूसरा शब्द है हमारे पास में यथाशक्ति, ठीक है, यथाशक्ति। यथाशक्ति को हमने समास विग्रह करेंगे कैसे, यथा प्लस शक्ति, ठीक है। अब इसका अर्थ निकल के क्या आता है, शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो देखिए इनमें क्या लगा हुआ है, प्रति, प्रति क्या है, उपसर्ग है, यथा भी उपसर्ग है, भर, हाथों हाथ, ठीक है, ये सब देख लीजिए। अब दूसरा जो शब्द है हमारे पास में वो है भरपेट। भरपेट दो शब्दों से मिलकर बनाया, समास विग्रह करेंगे भर और पेट। अच्छा, मैंने आपको बताया कि संधि में ना वर्णों को विच्छेद करते हैं, ठीक है, वर्णों को मिलाते हैं, और समास में क्या करते हैं, शब्दों को ही इनको अलग अलग कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए भर और पेट दो शब्दों से मिलकर बनाया, समास विग्रह हो जाएगा भर प्लस प्लेट, भर प्लस पेट। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों पेट भर करके, ठीक है, पेट भर कर। जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो आप उसको कहते हैं कि शर्माइएगा मत, भर पेट खाना खाइएगा, ठीक है, मतलब पेट भर करके खाना खाइएगा, जब तक पेट ना बजाए तब तक खाते रहिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए अगला शब्द है हमारे पास में हाथों हाथ। हाथों हाथ का हमने समास विग्रह किया कैसे, हाथों प्लस हाथ। इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है एक हाथ से दूसरे हाथ। जब भी कोई काम करना होता है तो आप कहते हैं बहुत आश्वासन के साथ कि हाँ ये काम तो हम हाथों हाथ कर देंगे, ठीक है। तो हाथों हाथ का मतलब क्या होता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ फटाफट जल्दी जल्दी सब कुछ निपटा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण, ठीक है। अब आप इसको आराम से पहचान लेंगे अगर आपके सामने कहीं भी कोई शब्द आ जाए कि इसमें कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास को तो भूलिएगा मत, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। इसके साथ ही दोस्तों अब देख लीजिए नंबर 2 पे जो हमारा आता है वो है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास में पूर्व पद, क्या, पूर्व पद मतलब पहला शब्द, ठीक है, विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान हो। मतलब जो पहला पद है वो तो गौण होगा, इतनी महत्वता नहीं रखता है, ठीक है, क्योंकि वो विशेषण है। और जो उत्तर पद होगा, बाद का शब्द जो होगा वह विशेष्य होगा। विशेष्य और विशेषण का ध्यान रखिएगा, विशेष्य और विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण जो विशेषता बताई जाती है वो, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने कहा कि लड़की सुंदर है, क्या कहा हमने, लड़की सुंदर है, ठीक है। अब देख लीजिए किसकी बात हो रही है, लड़की की, ठीक है। तो क्या कहा है, सुंदर है, ये क्या बता दिया, इसकी सुंदर क्या होगी, इसकी विशेषता होगी, विशेषता क्या होगी, विशेषता। और जिसकी सुंदरता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो गया, वो होगा आपका विशेष्य। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। जो पूर्व पद होता है, पहला पद होता है, वो विशेषण होने के कारण क्या होता है, गौण होता है। गौण मतलब जो खास नहीं होता, लेकिन जो उत्तर पद होता है वह विशेष्य होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए प्रधान होता है, मतलब मुख्य होता है, ठीक है। तो उसे ही हम तत्पुरुष समास कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखें, क्लियर। अर्थात अब देख लीजिए दूसरे शब्दों में परिभाषा, जिस समस्त पद में पूर्व पद पहला शब्द, ठीक है, पहले शब्द के साथ द्वितीय से लेकर सप्तमी तक, कौन सी, द्वितीय से लेकर, दूसरी से लेकर सप्तमी माने सातवीं तक कोई विभक्ति लुप्त हुई हो, ठीक है, और उत्तर पद की मुख्यता हो, और उत्तर पद जो होगा वह मुख्य होगा, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। मतलब जो पूर्व पद होगा उसके साथ में दूसरी से लेकर सातवीं तक कोई भी विभक्ति लुप्त हो, और जो उत्तर पद होगा वह मुख्य होगा, तो वहां भी तत्पुरुष समास होगा। देख लीजिए तत्पुरुष समास में जिस कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, उसी कारक के अनुसार उसका नाम पड़ जाता है। मतलब जिस कारक का भी उसमें लोप होगा, जिस कारक चिन्ह का लोप होगा, उसी कारक का नाम तत्पुरुष समास के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तत्पुरुष समास के उदाहरण, जैसे युद्ध अक्षेत्र लिखा है, युद्ध क्षेत्र मतलब युद्ध का अक्षेत्र, अक्षेत्र मैदान, ठीक है। तो क्या हो गया, युद्ध का क्षेत्र, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। क्या मतलब, युद्ध जो है इसमें गौण है, ठीक है, क्योंकि यह विशेषता है किसकी, क्षेत्र की। क्षेत्र जो है मैदान जो मुख्य है, क्योंकि क्षेत्र पर ही युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है। ऐसे ही है स्नान गृह, स्नान गृह शब्द है तो समास कर देंगे, समास विग्रह कर देंगे, क्या बन जाएगा, स्नान के लिए गृह मतलब घर, स्नान के लिए घर। अब किसकी बात हो रही है, बात तो घर की हो रही है, घर मुख्य है ना, किसके लिए, वो स्नान के लिए है। स्नान क्या हो गया, इसकी विशेषता हो गया, किसकी, घर की, ठीक है, विशेषण हो गया स्नान, ठीक है, और ये विशेष हो गया। और जो इसके बीच में जो सी भी कारक विभक्ति का लोप होगा उसी का नाम समास का
पड़ जाएगा। उसके लिए सब दोस्तों सबसे पहले आपको ना कारक का पता होना चाहिए कि कारक कौन कौन से होते हैं और उनकी विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, प्रसर्ग चिन्ह क्या होते हैं उनके। ठीक है, तो हम आपको पहले वही बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कारक के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, साथ ही दोस्तों देख लीजिए एक नज़र में कारक कि कारक होते क्या हैं। ठीक है, हम आपको कारक के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें जो तत्पुरुष समास में जो भी इसके भेद है वो कारक के नाम पर ही रखे गए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि दूसरे से लेकर के और कहाँ तक, सात तक, जो भी कारक का चिन्ह उसके साथ में समास के पूर्व पद के साथ में उसका लोप होगा, उसी के नाम से उस समास को पहचाना जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, पहला जो हमारे कारक होते हैं, एक तरफ हम कारक के नाम लिख रहे हैं, इधर हम परसर्ग को ही चिन्ह कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका चिन्ह, इनका निशान, पहचानने का निशान भी इधर लिखते जा रहे हैं। अगर आपके सामने सेंटेंस में कहीं ये शब्द आ जाते हैं तो आप आराम से बता दोगे कि हाँ उस सेंटेंस में, उस वाक्य में ये कारक है। ठीक है दोस्तों, जैसे फर्स्ट हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक की पहचान क्या होती है, इसका होता है ने, कर्ता ने। ठीक है, जैसे कर्ता जो करने वाला होता है। ठीक है, जैसे किसी का नाम ले दो, गीता ने गाना गाया, किसने गाना गाया, गीता ने। ठीक है, तो जो गीता है वो कर्ता है। ठीक है, ने से एकदम पहचान लेंगे कि करता है। ऐसे ही दूसरा है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक को कैसे पहचानेंगे हम, को के लिए, इसका चिन्ह क्या होता है, को। ठीक है, को। जैसे श्याम ने गरीब को दान दिया, किसको दान दिया, गरीब को। तो जो गरीब होगा उसमें कर्म होगा, क्योंकि जो काम हो रहा है वो उसके लिए ही हो रहा है, तो क्या पहचान हो जाएगी, इसी को। अब ऐसी नंबर 3 है हमारा कर्ण कारक। कर्ण कारक की पहचान क्या होती है, से या के द्वारा से। ठीक है, से या के द्वारा से। ठीक है, जैसे मीरा के द्वारा भजन गाया गया। ठीक है, जो मीरा के द्वारा है वह कर्ण हो रहा है, कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, भजन गाया गया, किसके द्वारा, मीरा के द्वारा। तो उसमें द्वारा लगा हुआ आ जाएगा, के द्वारा लगा हुआ है, इसलिए कर्ण कारक हो जाएगा। ऐसे ही नंबर 4 हमारा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की पहचान क्या होती है, ये होता है के लिए। इसका प्रसर्ग जो होता है वो होता है के लिए। जहां भी वाक्य में आपको के लिए आ जाएगा, लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वहां संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे गरीब के लिए मैंने खाना बना लिया। ठीक है, या फिर सोहन के लिए मैंने अचार रख लिया। तो के लिए किसके लिए, संप्रदान के लिए। ठीक है, सीधी सी बात है, संप्रदान, दान, दान मैंने देना। ठीक है, देना, कि जहां देने की बात होगी वहां पर संप्रदान कारक होगा। ठीक है, ऐसे ही है अपदान कारक। अपदान कारक की पहचान क्या है, से, लेकिन किसके लिए, अलग होने के लिए। से तो ऊपर भी था, लेकिन ये से क्या है, अलग होने के लिए। जहां भी से वाक्य में आ जाएगा और वो चीज उससे अलग हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, आपका अपदान कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, किससे पत्ता गिरता है दोस्तों, पेड़ से। अब वो पत्ता वापस उठ करके पेड़ पर तो नहीं लगेगा ना, बिल्कुल अलग हो चुका है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, अपदान कारक होगा। ठीक है, ऐसे नंबर 6 कारक जो हमारा है संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है, काके की, नाने नी, गागे की। ठीक है, जैसे राजा का पुत्र, ठीक है, श्याम की पुत्री, ये सब क्या होते हैं, आपके संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। ठीक है, जिससे आपका रिलेशन, जो संबंध है वो बताया जाता है, उससे कनेक्शन बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नंबर 7 पर जो आता है हमारा है अधिकरण कारक। अधिकरण, अधिकरण में क्या आता है, में या पर। जैसे कमरे में बिल्ली है या मेज पर पुस्तक रखी है, कमरे में बिल्ली है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, और मेज पर पुस्तक रखी हुई है तो मेज पर जब पर आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। इनको पहचानने की बहुत आसान सी ट्रिक होती है। ठीक है, ऐसे ही नंबर 8 जो हमारा है संबोधन कारक। संबोधन कारक मतलब संबोधन। संबोधन क्या होता है, किसी को पुकारना या बुलाना। जैसे हे, अरे, ओ कह करके हम किसी को संबोधित करते हैं। जैसे हे भगवान। ठीक है, अरे, अरे मोरी मैया है, वो जो कॉमेडी वीडियो चल रही है उसमें बहुत सी जगह पर दिखाया जाता है। ठीक है, ओ। ठीक है, जैसे ओ किसी को हम प्यार से, जो हमारे छोटा होता है उसको बोल देते हैं कि ठीक है, कि ओए उधर आ। ठीक है, ऐसे तो क्या होता है, संबोधन कारक। अब जो समास के अंदर प्रयोग हुआ है वह पहला कारक का नहीं है और ना ही 8वें कारक का है, दूसरे से लेके 7वें तक का ही इस्तेमाल होता है, और इसी के नाम से ही वह तत्पुरुष का समास बन जाता है। वो हम आपको बता रहे हैं कैसे, एग्जाम्पल के साथ में। इसके साथ ही दोस्तों चलते हैं अब समास के जो तत्पुरुष समास है उसके जो उदाहरण दिए हैं हमने, जो कारकों के साथ संबंध रखते हैं उनको देखते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम समस्त पद लिख रहे हैं। ठीक है, समस्त पद मतलब पूरा का पूरा जो शब्द है वो, और फिर हम उसमें विग्रह करेंगे, मतलब उनको अलग अलग पदों में विभाजित कर देंगे, और फिर यहाँ पे बताएंगे कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब देख लीजिए, जो हमारा पहला शब्द है वो है दुख प्राप्त। दुख प्राप्त का विग्रह कैसे होता है, दुख को प्राप्त। अब इसमें देखने की क्या बात है दोस्तों, कि इसमें क्या आया हुआ है, को, और जो हमने आपको कारक पढ़ाए हैं पीछे उनमें को किसका चिन्ह था, वो था कर्म कारक का। ठीक है, तो उसी के नाम पर ही इस तत्पुरुष का नाम पड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है, संख्या के नाम पर भी इसका
नाम पड़ जाता है द्वितीय तत्पुरुष, क्योंकि जो कर्म कारक होता है वह द्वितीय होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति भी होती है, इसमें विभक्तियों का लोप होता है, इसलिए इसको इनके नाम से भी जान लिया जाता है। ऐसे ही इधर देख लीजिए, अगला शब्द है हमारा स्वर्गवास। स्वर्गवास का अगर हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, तो किसको प्राप्त है? स्वर्ग को प्राप्त है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, उन्होंने पहले ही कहा था कि जो पूर्व पद होगा वह गौण होगा, ठीक है, विशेषण होगा, और जो उत्तर पद होगा वो क्या होगा आपका? वो मुख्य पद होगा, ठीक है, मुख्य शब्द होगा, जो क्या होगा? विशेष्य होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए स्वर्ग को प्राप्त, अब इसमें भी को आया है यहाँ पर, तो को किसका परसर्ग था? वो कर्म तत्पुरुष का था, कर्म कारक का था, और इसके इसीलिए इसका नाम पड़ जाएगा कर्म तत्पुरुष। ठीक है, अब देख लीजिए, अब है मरणासन्न। मरणासन्न, मरण को आसन, इसका विग्रह करेंगे मरणासन का, तो क्या हो जाएगा? मरण को आसन्न। आसन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आसन का अर्थ होता है निकट। क्या होता है? निकट। ठीक है, जो मरने के बिल्कुल निकट हो, मरण को आसन, तो उसको बोलते हैं मरणासन। तो इसमें भी क्या आया है? कौन सा चिन्ह आया है? को। ठीक है, यह एक पहचान है इसकी, को आया है इसमें भी, तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष ही हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, ऐसे ही अब देख लीजिए, अगला है हमारा मन चाहा। मन चाहा, तो मन चाहा का जब हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो क्या बन जाएगा? मन से चाहा। ठीक है, मन चाहा क्या होता है? जिसको मन से चाहते हैं वही मन चाहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जहां से आता है वहां पर कौन सा कारक होता है? वहां पर होता है करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, इतनी चीज को ध्यान रखिएगा। तो से क्या है? कर्ण कारक का, तो कर्ण कारक के कारण इसका नाम पड़ेगा कर्ण तत्पुरुष, जिसको हम तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं, तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, अब देख लीजिए, ऐसे ही आगे है अश्रुपूर्ण। अश्रुपूर्ण का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? अश्रु से पूर्ण। ठीक है, जैसे हमने कोई वाक्य बोला कि उसकी आंखें दुख के कारण अश्रुपूर्ण थी, मतलब आंसुओं से भरी थी, तो आंसू से, तो से आएगा इसमें, तो पहचान इसकी क्या हो जाएगी? से। तो कौन सा कारक होता है से वाला? तो होता है कर्ण कारक, तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा कर्ण तत्पुरुष। ठीक है, अब देख लीजिए, सूरलिखित। सूरलिखित, सूरलिखित का जो समास विग्रह होगा क्या होगा? सूरदास द्वारा लिखित, या सूरदास के द्वारा लिखित। ठीक है, मतलब सूरदास जी ने इसको लिखा है, इसलिए इसको सूरलिखित बोल दिया है। तो यहाँ पर क्या है? द्वारा, द्वारा या के द्वारा, के द्वारा कर लीजिए इसमें तो और अच्छा रहेगा, के द्वारा। के द्वारा किस में आता है? वो कर्ण तत्पुरुष में आता है, हमने आपको बताया था से या के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए इसका भी कर्ण तत्पुरुष ही नाम पड़ेगा। अब देख लीजिए, मुंह मांगा। अब आपका जैसे कोई बोल देता है कि आप अगर ये काम कर देंगे तो हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। ठीक है, मुंह मांगा मतलब किससे? अब मुंह मांगा क्यों कहा है? क्योंकि मुंह से ही मांगा जाता है, बोला तो मुंह से ही जागा। ठीक है, इसलिए मुंह से मांगा हुआ, वो क्या होता है? मुंह मांगा, जो मुंह से मांगा जाता है। ठीक है, और इसमें भी से आया हुआ है, तो से किसकी पहचान है? कर्ण की, तो इसीलिए कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, ये भी बहुत आसान है। अब देख लीजिए, रसोई घर। रसोई घर, रसोई घर का हमने जब समास विग्रह किया तो क्या आया? रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई घर किसको बोलते हैं? रसोई के लिए जो घर बनाया हुआ होता है उसको बोलते हैं रसोई घर। ठीक है, अब इसमें क्या आया है? इसमें आया है के लिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। ठीक है, कारक कैसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो जहां के लिए आएगा वहां पर क्या आ जाएगा? संप्रदान। तो संप्रदान कारक होने से ही यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष आ जाएगा, और चतुर्थी तत्पुरुष भी इसका नाम हम दे देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, अब अगला शब्द हमारे पास मार्ग व्यय। मार्ग व्यय, ठीक है, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? मार्ग के लिए व्यय। व्यय माने खर्चा, और मार्ग माने रास्ता। तो जैसे कहीं पर हम सैर सपाटे के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, भाई कहीं पे कोई ट्रिप प्लान की कि भाई वहाँ पर घूमने चलेंगे, तो क्या सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई वहाँ पर जाने के लिए रास्ते में जो हमारा खर्च होगा वो पहले वो देख लिए कितना होगा। ठीक है, तो मार्ग व्यय वो होता है। ठीक है, मार्ग के लिए व्यय, रास्ते के लिए खर्चा, तो इसमें के लिए आया हुआ है, तो के लिए किसकी पहचान है? संप्रदान कारक की, इसीलिए संप्रदान तत्पुरुष आ जाएगा इसमें भी। ठीक है, अब देख लीजिए, अब मच्छरदानी, इस शब्द से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। ठीक है, इसको सब जानते हैं। तो मच्छरदानी, मच्छरदानी का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? मच्छर रोकने के लिए दानी। ठीक है, और दानी क्या होता है दोस्तों? दानी एक ऐसे बोलते हैं जिससे उपकरण हो कोई। ठीक है, साधन, साधन बोल देते हैं हम दानी, साधन। ठीक है, जैसे साबुनदानी, ठीक है, मच्छरदानी, तो क्या होता है? जिस भी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसकी ही वो साधन बन जाता है। ऐसे ही मच्छरदानी, मच्छर रोकने के लिए दानी या साधन। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, के लिए आया है, और के लिए किसकी पहचान बताई थी हमने आपको? संप्रदान की। संप्रदान कारक होने से ही संप्रदान तत्पुरुष आ जाएगा, बहुत आसान है। ऐसे ही देख लीजिए, देश निकाला।
देश निकाला। अब देश निकाला का समास वगैरह करेंगे तो क्या बन जाएगा, देश से निकाला। अब आप सोच रहे हो कि से तो यहाँ भी था तो करण तत्पुरुष होगा, और से यहाँ भी है तो करण तत्पुरुष होगा, नहीं। ठीक है, हमने आपको बताया था अपादान का जो चिन्ह होता है से, अलग होने वाला। ठीक है, जहाँ से ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, बच्चा छत से गिर गया, अब छत से गिरने के बाद दोबारा तो वापस जाएगा नहीं। ठीक है, तो अलग हो रहा है, तो अलग होने के लिए से का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक, और इसकी वजह से अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसी अगला शब्द है कामचोर। कामचोर का समास वगैरह करेंगे तो क्या बन जाएगा, काम से जी चुराने वाला। तो जो काम से जी चुराता है उसको बोलते हैं कामचोर। तो यहाँ भी से आया हुआ है, तो काम से जी चुरा रहा है तो उसका मन दोबारा काम में नहीं लगेगा, तो अलग हो गया बिल्कुल काम से, तो इसी कारण यहाँ पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला जो शब्द है हमारे पास है वो है क्रमागत। क्रमागत का देखिए समास वगैरह जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्रम से आगत, मतलब जो क्रम से एक के बाद एक आने वाले हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 ये क्या है, क्रमागत है, क्योंकि ये जिस क्रम में होते हैं उसी क्रम में आते हैं, उसको बोलते हैं क्रमागत। तो क्रम से आगत मतलब क्रम से आने वाले। तो जहाँ पर से लगा हुआ है तो ये भी किसके लिए बनता है, आपका अपदान कारक के लिए, और अपदान कारक से ही अपदान तत्पुरुष बन जाता है। आगे देखिए साथियों, इसमें अब आता है गंगा जल। गंगा जल का हम समास वगैरह करेंगे तो क्या बनेगा, गंगा का जल। किसका जल, गंगा का जल। तो जल का संबंध किसके साथ बताया गया है, गंगा के साथ में, इसलिए संबंध कारक है इसमें, और संबंध कारक से ही यहाँ पर संबंध तत्पुरुष बन जाएगा। और कौन सा, गणना में कौन सा हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, अब देख लीजिए अगला शब्द है ऋषि कन्या। ऋषि कन्या का समास वगैरह क्या बनेगा, ऋषि की कन्या। तो कन्या किसकी है, ऋषि की है, तो संबंध किसके साथ बताया, कन्या का ऋषि के साथ। ऋषि का और कन्या का आपस में संबंध बता दिया, तो इससे क्या बन जाएगा, संबंध कारक, और संबंध कारक से ही संबंध तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट शब्द देखिए दीननाथ। दीननाथ का अर्थ क्या होता है, दीनों के नाथ। किसके नाथ, दीनों के नाथ। तो जो नाथ है, नाथ का मतलब होता है मालिक या स्वामी, किसके, दीनों के। तो दीन और नाथ दोनों का आपस में संबंध बता दिया, तो संबंध कारक से ही यहाँ पर संबंध तत्पुरुष बन जाएगा। अब देख लीजिए आप बीती, आप बीती, आप पर बीती। ठीक है, जैसे बोल देते हैं कि भाई मैं अपनी बीती क्या बताऊं। ठीक है, जो मतलब जो मेरे पर बीती है, खुद पर बीती है, उसको मैं क्या बताऊं। तो आप बीती, आप पर बीती, आप मैंने अपने ऊपर, जो अपने ऊपर बीतता है उसको बोलते हैं आप बीती। तो पर, यहाँ पर क्या आया हुआ है, पर आया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर का की के आया हुआ था, यहाँ पर आया हुआ है। तो पर किसे बताया हमने, अधिकरण में पर, दो चीज बताई थी हमने अधिकरण में, तो अधिकरण कारक से ही यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे ही जैसे आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मविश्वास का समास वगैरह क्या बनेगा, आत्म पर विश्वास। आत्म मैंने खुद, अपने स्वयं, स्वयं पर विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, खुद पर विश्वास, क्या होता है, आत्मविश्वास। तो यहाँ पर आया हुआ है, और पर किसका चिन्ह है, अधिकरण तत्पुरुष का, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष ही आ जाएगा। अब देख लीजिए इसके बाद आता है आपका जलमग्न। जलमग्न का समास वगैरह क्या आएगा, जल में मग्न। क्या होता है समास वगैरह इसका, जल में मग्न। तो जल में मग्न, मग्न क्या होता है दोस्तों, मग्न होता है डूबा हुआ, जो जल में पूरी तरह से डूबा हुआ होगा उसको बोलते हैं जलमग्न। जैसे कहीं पर बाढ़ आती है तो बोलते हैं कि वह पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया, मतलब जल में डूब गया। ठीक है, तो में आया हुआ है, में किस में आता है, में और पर हमने बताया था अधिकरण कारक में आता है, अधिकरण कारक से ही यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। तो ये हो गए आपके तत्पुरुष के भेद। अब देखिए इसमें भी एक और चीज है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चंस को इनमें से पूछ लेते हैं तो आप उनसे कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखिएगा। अब है नैये तत्पुरुष समास। नहीं है, नहीं है, नहीं मैंने नेगेटिव, नकारना, जिसमें नकारा जाता है किसी चीज को भी। ठीक है, अब देखिए जिस शब्द में न के अर्थ में, मतलब न, नहीं के अर्थ में अ अथवा अन का प्रयोग हो, वहां नैये तत्पुरुष समास होता है। मतलब न के अर्थ में अ का और अन का प्रयोग होगा शब्द में। ठीक है, अ और अन शब्द में लगवाएगा, लेकिन अर्थ क्या होता है उसका, न के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो वहां पर कौन सा तत्पुरुष होता है, नैये तत्पुरुष होता है। अ और अन को ध्यान रखिएगा, अगर अ और अन किसी शब्द में आया हुआ है और आपसे पूछ ले कि भाई कौन सा समास है, ठीक है, तो आप एकदम से लगा दीजिएगा कि नैये तत्पुरुष समास है। देखिए जैसे असभ्य, अब अ लगा हुआ है सभ्य में, तो इसका अर्थ क्या होता है, न सभ्य, जो सभ्य नहीं है उसको बोलते हैं असभ्य। तो जब ये अ लगा हुआ आएगा तो ये किसकी पहचान है, नैये तत्पुरुष की पहचान है। नेक्स्ट अभाव। अभाव, न भाव। ठीक है, जहां पर भाव नहीं होता उसको बोलते हैं अभाव, न भाव। ऐसे ही है अनादि, अन
आदि, ठीक है, अन आदि। तो न आदि, न आदि के लिए न की जगह किसका प्रयोग किया है, अन का प्रयोग किया है, ठीक है। तो कौन सा होगा, नय तत्पुरुष होगा। ऐसे ही है अनंत, अनंत, अन, अंत, ठीक है। अन का अर्थ किसके क्या होता है, नहीं, ठीक है, जिसका अंत नहीं होता उसको बोलते हैं अनंत। ऐसे ही यहाँ पर असंभव, ठीक है, असंभव, तो जो संभव न हो, न संभव, असंभव। ऐसे ही है अलौकिक, अलौकिक, ठीक है, अलौकिक, लौकिक किसे कहते हैं, इस दुनिया का, और अलौकिक जो इस दुनिया का नहीं हो, उसके विपरीत, ठीक है। तो न लौकिक, जो लौकिक नहीं है, जो इस धरती का नहीं है, कहीं और का है, एलियन, ठीक है, जो धरती का नहीं है एलियन ही कहलाते हैं, ठीक है। जो भी इस धरती की चीज़ नहीं होती, जो बाहर की होती है, जो अपरिचित होती है, इस धरती की नहीं होती है, उसको हम एलियन ही बोलते हैं, ठीक है। जो यहाँ के जीव जंतु नहीं होते, बाहर के होते हैं, वो सब एलियन कहलाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नहीं है तत्पुरुष के बारे में आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छा था। इसके बाद ठीक है, तो जो आता है हमारा नंबर 3 भेद समास का, जिसका नाम है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में समझ लीजिए, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, ठीक है। इसकी एक सीधी सी बात है कि जहां उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है, जहां भी उत्तर पद प्रधान होगा और जो शब्द हैं वो जो मेल है, उनका जो शब्दों का मेल होगा, उनमें से एक विशेष्य होगा और दूसरा विशेषण होगा, ठीक है। उत्तर पद तो प्रधान होगा, ठीक है, पूर्व पद को छोड़ दीजिए, उत्तर पद भी ध्यान दीजिए, उत्तर पद प्रधान होगा हमेशा, मुख्य भाग उत्तर पद होगा, ठीक है। और उन दोनों में से एक विशेष्य होगा और दूसरा विशेषण होगा, चाहे अगला पिछला कुछ भी है, ऐसे इन चीजों में से, ठीक है। और या फिर एक उपमेय होगा और दूसरा उपमान होगा, तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहां भी उत्तर पद प्रधान होगा, उनमें से एक विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा, या फिर एक उपमान होगा और दूसरा उपमेय होगा, तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने अब इसका पोर्शन कर दिया कै में हमने क्या किया कि पहला पद विशेषण रखेंगे और दूसरा रखेंगे विशेष्य, ठीक है। तो हमने एक तरफ तो लिया समस्त पद, पूरा का पूरा शब्द, ठीक है, और एक तरफ लिया इसका पहला पद जो विशेषण होगा और दूसरा पद जो विशेष्य होगा, और यहाँ पे कर देंगे हम उसका विग्रह, समास विग्रह कर देंगे अंत में, ठीक है। तो पहला शब्द देख लीजिए, पहला शब्द हमारे पास सद्धर्म, सद्धर्म, जिसका पूर्व पद है सत और दूसरा पद है धर्म, ठीक है। अब उसने पहले ही कहा था कि उत्तर पद जो होगा वो प्रधान होगा, ठीक है। मुख्य क्या है इसमें, धर्म, ठीक है, जो क्या है विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य, और ये इसकी विशेषता है, ठीक है। क्या है ये, विशेषण है और ये विशेष्य है, ठीक है। तो सत धर्म क्या बन जाएगा, सत समास विग्रह बन जाएगा, सत है जो धर्म, जो धर्म सत है, ठीक है। तो इसमें मुख्य भाग क्या है, धर्म, क्योंकि धर्म की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेष्य हो गया धर्म। ऐसे ही पीताम्बर, पीताम्बर का हमने पहला पद देखा पीत और दूसरा पद जो है वो है अंबर, तो उसका समास विग्रह क्या बन जाएगा, पीला है जिसका अंबर, या फिर पीला वस्त्र, ठीक है। अगर ऐसे बनाएंगे हम पीला वस्त्र, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर पीला है जिसका अंबर माने वस्त्र, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी ये जो अंबर है, वस्त्र है, यह क्या है, विशेष्य है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता है इसकी, पीला है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऐसे जहां विशेष्य विशेषण को आपको देखने को मिल जाएगा, वो कर्मधारय समास होगा बेहिचक, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, अब इसका पहला पद है नील, दूसरा है कंठ, ठीक है। कंठ, कंठ मैंने गला, ठीक है, और नील मैंने नीला, तो नीला गला, ठीक है, नीला है जिसका गला या नीला गला, तो गले का विशेषता बताई जा रही है। गले की विशेषता क्या है कि गला कैसा है, नीला है, ठीक है। तो नीलकंठ, नीला है जिसका गला, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक विशेष्य है, दूसरा विशेषण है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। ऐसे ही है नीलकमल, नीलकमल, नीला कमल, ठीक है, नीला है जो कमल, या फिर नीला कमल, तो कमल कैसा है, नीला है, तो नीला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा उसका, ठीक है, क्योंकि इसकी विशेषता कैसी है, वो नीला है, और कमल क्या है, फूल है एक, तो प्रधान हो गया इसमें, मुख्य पद हो गया इसमें, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये नीला है। तो यह क्या है, विशेष्य है और ये विशेषण है। तो ये क्या है, हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण हुए। अब देख लीजिए, इसमें तो पहला पद विशेषण था, दूसरा विशेष्य था। अब देख लीजिए, हम ख देखते हैं, ख भाग इसका, इसमें क्या है, पहला पद तो विशेष्य होगा और दूसरा पद विशेषण होगा। जो यहाँ विशेषण था वो विशेष्य होगा, और जहाँ विशेष्य था यहाँ विशेषण होगा। जैसे देख लीजिए, हमने शब्द लिया है पुरुषोत्तम, क्या शब्द लिया हमने, पुरुषोत्तम। प्रथम पद क्या है इसका, पहला पद है पुरुष और दूसरा पद क्या है, उत्तम, ठीक है। तो पुरुष क्या है, विशेष्य है नहीं, क्योंकि विशेष इसकी विशेषता बताई जाएगी पुरुष की, ठीक है। और ये क्या है, उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है, पुरुषों में उत्तम, कौन, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो ये विशेष्य होगा, ये इसकी विशेषण होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, पहला पद मुनि है, दूसरा है श्रेष्ठ, पहला पद मुनि, दूसरा श्रेष्ठ, ठीक है। तो जो मुनि है ये क्या है, विशेष्य है, क्योंकि मुनि की विशेषता बताई जाएगी,
ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका समास विग्रह, मुनियों में श्रेष्ठ। ठीक है, तो जो मुनि है वह कौन है, श्रेष्ठ है, सभी मुनियों में श्रेष्ठ है। तो ये ध्यान दीजिएगा, पहला पद विशेष्य भी हो जाता है, विशेषण भी हो जाता है, ये बदलते रहते हैं आपस में, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि दोनों में से कोई सा ना कोई सा विशेष्य और विशेषण जरूर होगा। ठीक है, जहाँ भी ऐसा मिल जाए तो आंख बंद करके इंसान लगा दीजिएगा कि यह है कर्मधारय समास है। और इसमें हमने आपको विशेषण और विशेष्य दोनों बता दिए हैं। अब देखिए नंबर गए, जिसमें पहला पद क्या होगा, उपमान होगा, और दूसरा पद होगा उपमेय। ठीक है, वहां भी देखिए कैसे आपको कर्मधारय समास का पता करना है। देखिए पहले हमने समस्त पद लिखा है, पूर्व पद में उपमान आएगा, उत्तर पद में उपमेय, और यहाँ पर विग्रह कर देंगे। पहला शब्द हमारे पास में कनकलता, कनकलता दो शब्दों से मिलकर बना, पूर्व पद है इसमें कनक और उत्तर पद है लता। तो देखिए कनक, कनक मैंने क्या होता है, सोना। ठीक है, सोने रूपी लता। ठीक है, तो लता, लता किसको कहते हैं, लता, लता बेल को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया कि सोने की समान लता, कनक के समान लता, सोने के समान लता, किसकी विशेषता बताई जा रही है, लता की। लता को, लता यहाँ पर क्या है, उपमेय है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसके किसके समान बता दिया उसको, कनक के समान बता दिया लता को। सोने के समान लता को बता देने से जो यहाँ पर कनक है वह उपमान हो गया, और जो लता है वो उपमेय हो गई। अब जिसका मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है वो उपमेय होता है। ठीक है, और जहां पर जिसके रूप में उसको रखा जाता है वो उपमान होता है। तो यहाँ पर सोने के रूप में लता को रख दिया, कनक के समान लता। ऐसे ही अगला शब्द है कमल नयन, पूर्व पद कमल और उत्तर पद नयन। ठीक है, तो देखिए कमल के समान नयन, तो जो नयन है, नेत्र है, वो किसके समान बता दिए, कमल के। तो किससे उपमा कर दी, आंखों की उपमा कर दी है कमल के समान, कि जैसे कमल की पंखुड़ियां होती है ना, ऐसी ही बनी हुई हैं आंखें उसकी, तो कमल के समान आंखों, आंखों वाले को कमल नयन बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जिसके, देखिए यहाँ पर जो आंखें हैं, आंखों की उपमा, जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमेय होता है, और जो उपमा दी जाती है वो उपमान होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब अगर हम किसी को उपमा दे रहे हैं, ठीक है, तो वो तो उपमेय हुआ, और जो हमने उसको उपमा दी वो उपमान होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद देख लीजिए घ, घ में क्या है, पहला पद उपमेय होगा, दूसरा पद उपमान होगा। यहाँ पर पहला पद उपमान था, दूसरा उपमेय था, ये बदल जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ, पहले पद पे उपमेय आ जाएगा, उत्तर पद पे उपमान आ जाएगा। देखिए जैसे समस्त पद देख लीजिए, पहला है हमारे सामने मुख चंद्र, मुख, पूर्व पद मुख हो गया, उसमें उपमेय, और उत्तर पद हो गया चंद्र। तो क्या बन जाएगा, समास विग्रह मुख रूपी चंद्र। तो जो क्या कर दिया इसमें, देखिए यहाँ पर जो मुंह है ना, उसको क्या बताया है कि चंद्र के समान है। ठीक है, मुख जो है वह चंद्र रूपी है। ठीक है, जो चांद है, जो चांद होता है ना, चांद के जैसा मुंह दिख रहा है, ऐसा कहा जा रहा है इसमें। ठीक है, मुख रूपी चंद्र। ठीक, अब देख लीजिए चरण कमल, तो यहाँ पर पूर्व पद में चरण आ गया, उत्तर पद में कमल आ गया, तो क्या बन जाएगा, चरण रूपी कमल। जो चरण है वह कमल के समान है, ऐसा इसमें बता दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होते हैं, आपके कर्मधारय समास के ही उदाहरण है। इसमें क्या होता है, विशेष्य, विशेषण, उपमेय और उपमान एक दूसरे के साथ में आते हैं, तो इनसे पहचान बता दी जाती है कि हाँ ये कर्मधारय समास के उदाहरण है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अपने अगले समास पर। अगला समास है हमारा नंबर 4, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास के बारे में देख लीजिए। द्विगु समास सबसे आसान है और सबसे बढ़िया भी है। ठीक है, इसकी पहचान एकदम से हो जाती है। इसकी देखिए परिभाषा क्या है, कि जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, मतलब किसी भी समस्त पद का जो पहला पद है वो संख्यावाचक, संख्या को बताने वाला होगा। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर द्विगु समास होगा। बहुत आसान है। ठीक है, जहां पर भी आपको किसी की गिनती का या संख्या का पता चलता है तो वहां पर द्विगु समास होगा। इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है। ठीक है, इसमें ना देखिए समूह का, ठीक है, जब एक से अधिक कुछ चीजें मिल जाती है तो समूह बन जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, समूह का या फिर समाहार का, या दो के मिलने का, ठीक है, उसका बोध होता है। ठीक, इस चीज के इसमें ध्यान रखिएगा। संख्यावाचक तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें समूह का या फिर मिलने का, आपस में मिलने का, एक से अधिक चीजों का आपस में मिलने का समाहार होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एक तरफ हम समस्त पद लिख रहे हैं, दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण, और उत्तर पद क्या होगा, अब किसी का विशेषण है तो विशेष्य जरूर होगा, तो उत्तर पद हमारा विशेष्य ही रहेगा, और समास विग्रह इधर होगा। देख लीजिए, पहला है हमारा चौराहा, चौराहा जो दो शब्दों से बना है, चौ मैंने चार, और राह, राह मैंने क्या होता है, रास्ता। क्या होता है दोस्तों, रास्ता। तो क्या बन जाएगा इसका,
4 रास्तों का समूह। ठीक है, तो देख लीजिए पहला पद जो है वो संख्यावाचक आया है 4, 4। ऐसे ही पंचवटी, अब पहला पद पंच है, पंच माने 5 होता है। वटी, वट माने वैसे वृक्ष होता है, वृक्ष, वट माने वृक्ष। और क्या हो जाएगा समास विग्रह का 5 वट माने वृक्षों वाला स्थान। जहां पर 5 वृक्ष वाला स्थान होगा उसको पंचवटी बोल देते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए शताब्दी, अब शब्द आया शताब्दी, शत, शत माने 100, पूर्व पद संख्यावाचक है, शत माने 100 और अवधि माने वर्ष, तो 100 वर्षों का समूह। तो यहाँ पर शत आया है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। ऐसे ही है चौमासा, चौमासा मतलब जिसको हम गांव की भाषा में चमासा बोलते हैं कि चमासा लगे, जब बरसात का मौसम आ जाता है, वो रोज 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 बारिश होने लगती है तो उसको चमासा बोलते हैं। ठीक है, चौमासा, चौमासा चौ मैंने 4 और मासा मैंने माह, मास या माह। ठीक है, तो 4 महीनों का समूह। आपको पता होगा कि भारत में 3 ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। ठीक है, तो तीनों की तीनों ही 4-4 महीने की होती हैं, इसलिए इसको चौमासा बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, समझ गए आप। चलिए देखिए, अब अगला शब्द है नवग्रह। 2 शब्दों से मिलकर बना है नव और ग्रह। नव मैंने 9, ग्रह मैंने आपको पता ही है जो पोल का पिंड होते हैं वो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 ग्रहों का समूह। ठीक है, अब देख लीजिए दोपहर, दोपहर में 2, 2 का अर्थ 2 ही रहेगा। ठीक है, और पहर, पहर आपको पता है, पहर पूरे दिन में ना 8 पहर होते हैं। ठीक है, तो 8 या 24, 3 घंटे का एक पहर हो गया। ठीक है, तो ये जो 2 पहर होता है ना, ये 2 पहरों का समाहार होता है, 2 पहरों का समाहार। एक तो जब सुबह खत्म होने वाली होती है और शाम शुरू होने वाले, तो इनका बीच का समय, इसलिए इसको बोलते हैं दोपहर। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो द्विगु समास के बारे में बस इतना ही। अगर आपको कहीं भी कोई भी संख्यावाचक विशेषण पहले पद में ही देखने को मिल जाए, पहले शब्द में ही, तो आप आंख बंद करके द्विगु समास पे लगा दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले समास की तरफ। अगला समास हमारा नंबर 5, द्वंद्व समास। ये भी समास द्विगु समास की तरह ही बहुत आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, जिस समासिक शब्द के सभी पद एक जैसा महत्व रखते हैं। ठीक है, मतलब 2 पद होते हैं, प्रथम पूर्व पद और उत्तर पद, तो इसने क्या कहा कि जिस समास के सभी पद, दोनों के दोनों पद ही एक जैसा महत्व रखते हैं, ना तो कोई गौण है ना प्रधान है। ठीक है, दोनों एक समान होते हैं। ठीक है, अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों ही खास होते हैं, मुख्य होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। ठीक है, अब देख लीजिए, और दोनों शब्दों के बीच में से और एवं या, और या शब्द का लोप हो, मतलब दोनों के बीच में से और या का लोप हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। देखिए कैसे समझ जाएंगे। देखिए, एक तरफ हम समस्त पद लिख रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसका विग्रह करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है भाई बहन, तो जो पूर्व पद है और जो उत्तर पद है, दोनों ही एक जैसा महत्व रखते हैं, दोनों ही प्रधान है, ना तो भाई ज्यादा खास है ना बहन ज्यादा खास है, दोनों एक समान है, दोनों ही खास है। ठीक है, लेकिन बीच से क्या गायब है, इनके और गायब है, तो यहाँ पर विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, भाई और बहन। ठीक है, तो और यहाँ से गायब, जहाँ कहीं भी आपको योजक चिन्ह का देखने को मिल जाएगा ना, योजक चिन्ह जो दोनों 2 शब्दों के बीच में लगता है, योजक चिन्ह। ठीक है, योजक माने जोड़ने वाला, इन दोनों शब्दों को जोड़ने वाला, तो वहां पर से ना और या गायब होया होता है, लुप्त होता है। तो जहां भी आपको ऐसा चिन्ह दिखाई देगा शब्दों के बीच में, तो आप एकदम से निशान लगा दीजिएगा कि वो द्वंद्व समास है। ठीक है, जैसे गंगा यमुना, तो इसके बीच से कौन सा गायब है, हम विग्रह करेंगे तो गंगा और यमुना। ऐसे ही माँ बाप, माँ बाप के बीच में आपको योजक चिन्ह देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से और गायब है, तो यहाँ पे लिख देंगे माँ और बाप, इसका विग्रह हो जाएगा। ऐसे ही दाल भात, इसका समास विग्रह क्या बन जाएगा, दाल और भात। तो ये जो योजक चिन्ह होता है ना दोस्तों, ये जहाँ कहीं भी इस्तेमाल होता है, ये समझ लीजिएगा कि वहाँ पे या तो या था या फिर और था, और वो वहाँ से गायब कर दिए गए हैं और ये योजक चिन्ह लगा दिया गया है। तो ये जो योजक चिन्ह का निशान होता है, द्वंद्व समास के अंदर ही आता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो योजक चिन्ह अगर किसी शब्दों के बीच में देखने को मिलता है और आपसे पूछ ले कि कौन सा समास है इसके बीच, इनके इसमें, तो द्वंद्व समास को ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, द्वंद्व समास के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 तरह से द्वंद्व समास होता है, 3 तरह का द्वंद्व समास होता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे की बात करें तो द्वंद्व समास में, अब द्वंद्व समास के भेद देखते हैं। द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है। द्वंद्व समास ना मुख्य से 3 प्रकार का होता है। कितने, 3 प्रकार का, वो देख लीजिए कौन कौन सा। नंबर 1 है हमारा इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर, अब इतरेतर द्वंद्व समास में देख लीजिए क्या पहचान होती है। ठीक है, वह समास जिसमें और तथा, और एवं तथा, ये 2 शब्द है, और एवं तथा शब्द का लोप हो। ठीक है, जिसमें और तथा इसका लोप हो जाता है, 2 शब्दों का, और का और लोप तथा का। ठीक है, और सारे पद मिलकर बहुवचन में प्रयुक्त हो जाते हैं।
जो शब्द आपस में मिल जाते हैं तो बहुवचन बन जाते हैं, क्योंकि एक से अधिक को बहुवचन बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए, जैसे समस्त पद लिखेंगे इधर और विग्रह करेंगे उधर। जैसे राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण का विग्रह करेंगे तो राम और लक्ष्मण। ठीक है, अब राम तो एक वचन है, लेकिन जब राम के साथ में लक्ष्मण भी जुड़ जाएंगे तो बहुवचन बन जाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये दोनों मिलकर के बहुवचन बन जाएंगे, राम और लक्ष्मण। ऐसे ही गाय भैंस, गाय और भैंस। अब देख लिए 25। अब इसमें 25 में ये ना सोचना कि इसमें संख्या आई हुई है तो ये द्विगु समास बन जाएगा, नहीं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, द्विगु समास की पहचान थी कि पहला पद संख्यावाची होगा, पूर्व पद संख्यावाची होगा। ठीक है, जो उत्तर पद है वो नहीं। ठीक है, देख लीजिए, अब इसमें क्या है 25, 5 और 20। ठीक है, तब बनता है 25। तो ये क्या है, इधर भी 5 है और उधर भी संख्यावाची है, तो इसके जैसा ही इधर भी है। ठीक है, इसलिए ये है क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, ऐसे ही है खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, ये देख लीजिए, खट्टा और मीठा, तो इसमें भी और आया है, इसलिए क्या है, इतरेतर द्वंद्व। समझ गए इस बात को। देख लीजिए, नंबर 2 द्वंद्व समास का प्रकार है समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास किसे कहते हैं, कि जिस समस्त पद से उसी प्रकार के अन्य पदों के समूहों का बोध हो। मतलब जिस समस्त पद से, जो एक समस्त पद होगा, पूरा शब्द होगा, उससे उसी प्रकार के अन्य पदों का भी ज्ञान होगा। ठीक है, कि उसके जैसे ही, समझ गए। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, समस्त पद है इधर और इधर विग्रह है। जैसे हाथ पांव, तो क्या होगा, हाथ और पैरों का समूह, या हाथ पांव आदि। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि भाई हाथ पांव आदि धो लो आप। ठीक है, मतलब हाथ पांव जो भी धोना है, मुंह, अभी हाथ पांव के साथ में मुंह भी आता है, समझ गए। तो लेकिन सबके नाम नहीं लेंगे, क्या कहते हैं कि हाथ और पैर धो लो। ठीक है, तो ऐसे ही हाथ पांव में हाथ और पैर आदि आ जाते हैं, हाथ और पैरों का समूह। ठीक है, जैसे भला बुरा, तो भला और बुरा आदि। ठीक है, भला बुरा जो भी है और भी इनके जैसे ही आदि, वो सभी। ठीक है, तो ये क्या है, समाहार द्वंद्व, जिसमें समाहार इसमें ही जुड़ जाते हैं, इनके जैसे ही और भी इनमें ही जुड़ जाते हैं। जैसे नॉन तेल, नॉन तेल, नॉन तेल किसे कहते हैं, नॉन बोलते हैं नमक को। ठीक है, प्राचीन भाषा में, गांव की जो देहाती भाषा थी उसमें नॉन बोलते थे, नॉन। नॉन तो नहीं, लेकिन नून तो हमने सुना है, हम भी, हमारे यहाँ भी बोला जाता है नून। ठीक है, तो नॉन तेल, नॉन होता है नमक, तेल आदि, तो इसका क्या अर्थ बन जाएगा कि नमक तेल आदि। नमक तेल आदि मतलब नमक और तेल, बाकी जितना भी सामान है सब्जी वगैरह में डालने का, जिससे भोजन पकाया जाता है, वो सभी आदि। ऐसे ही अब देख लीजिए कुर्ता टोपी, कुर्ता टोपी का जब हम समस्त पद से विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, कुर्ता टोपी आदि। तो कुर्ता टोपी आदि लगने से ही इनके जैसे और भी सारी चीजें बन जाएंगी, जैसे कुर्ता टोपी बनियान, जो भी सारी चीजें हैं पहनने की, वो सभी। ठीक है, तो ये क्या है, ये द्वंद्व समास के भेद हैं। ये एक हो गया, ये दो हो गया। अब देखिए नंबर 3। अब देखिए द्वंद्व समास का जो तीसरा भेद है वो, ठीक है, ये इसका नाम है वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक, ठीक है, वैकल्पिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें विकल्प मिलता है कुछ भी छांटने का। ठीक है, जैसे आपके सामने दो चीजें रख दी कि या ये ले लीजिए या ये ले लीजिए। ठीक है, तो चाहे कोई सा विकल्प मिलेगा उसमें। ठीक है, तो ऐसे ही है, जिस समस्त पद के विग्रह में, जो विग्रह होता है, समास विग्रह होता है, उसमें या एवं अथवा ये दो शब्द दिखाए जाते हैं, वहां वैकल्पिक द्वंद्व होता है। जहां भी समस्त पद के विग्रह में या और अथवा दो शब्द दिखाए जाते हैं, वहां वैकल्पिक द्वंद्व होता है। देख लीजिए समस्त पद, इधर समस्त पद लिखा हमने, जैसे सुख दुख, तो विग्रह में क्या है, सुख या दुख, एक ही चीज मिलनी है, सुख मिलना है या दुख मिलना है। ठीक है, कोई काम करोगे या तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा या बुरा परिणाम मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे धूप छांव, धूप या छांव, ऐसे ही थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि थोड़ा बहुत तो मैं काम कर लूंगा, तो थोड़ा ही करूंगा या बहुत ज्यादा करूंगा। ठीक है, ऐसे ऐसे है घट बढ़, घट या बढ़, मतलब जैसे आपको कुछ, आपने जैसे जैसे बोलते थे हैं कि भाई पिछले साल हमारी फसल इतनी हुई थी, इस बार बहुत अच्छा खाद लगा है, फसल भी अच्छी हो रही है, तो अनाज कैसा होगा कि भाई कुछ नहीं कह सकते हैं, घट बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वही घट, घट या बढ़, मतलब कुछ भी हो सकता है, घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है, तो विकल्प मिलता है इसमें। ठीक है, वैकल्पिक इसलिए कहा जाता है इसको। जैसे 100 200, 100 या 200। अब आपने अपने पापा से जेब खर्च के लिए पैसे मांगे, तो उन्होंने आपको पूछा कि कितने पैसे देने हैं, 100 या 200। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, दोनों थोड़ी बोलोगे कि हाँ दोनों ही दे दो। ठीक, कोई एक ही तो बोलोगे, तो 200 बोलोगे या 100 बोलोगे, तो विकल्प मिलता है इसमें। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे या का प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसे उल्टा सुल्टा, ठीक है, उल्टा या सुल्टा। ठीक है, जब आप अपने पिताजी से पैसे लोगे जेब खर्च के लिए, तो बोलेंगे कि भाई कुछ उल्टा सुल्टा काम मत करना। ठीक है, उल्टा सुल्टा, या तो उल्टा या ज़्यादा ही सुल्टा। ठीक है तो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये थे हमारे द्वंद्व समास के भेद। ठीक है, इनकी पहचान बहुत आसान है कि इनमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, सबसे आसान पहचान यही है।
इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा बात को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है समास चैप्टर का आखिरी भाग जो नंबर 6 है। क्या नाम है उसका? बहुव्रीहि समास। देख लीजिए, बहुव्रीहि समास भी किसे कहते हैं। अब देखिए, जहां कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, कोई सा भी पद इसमें प्रधान नहीं होता, दोनों पद गौण होते हैं, लेकिन किंतु दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, जो दोनों पद होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद, वो मिलकर के किसी तीसरे पद का, ठीक है, कोई और ही अर्थ को प्रकट करते हैं, बताते हैं उसके बारे में। ठीक है, देख लीजिए, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास द्वारा रचित शब्द विशेषण का कार्य करता है। जो बहुव्रीहि समास द्वारा शब्द बनता है ना, समस्त पद बनता है, वो क्या करता है? वो विशेषण का काम करता है। मतलब जो तीसरा अर्थ निकल करके आएगा उसकी विशेषता को बताने वाला होता है, जो बहुव्रीहि समास का शब्द होता है। देख लीजिए कैसे, हम आपको उदाहरण के साथ समझाएंगे कैसे। हमने यहाँ पर लिखा है समस्त पद, यहाँ पर हमने विग्रह कर दिया इसका, और यहाँ पर हमने इसका तीसरा अर्थ दे दिया, जो तीसरा अर्थ निकल करके सामने आएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, पहला है शब्द हमारा समस्त पद लंबोदर। लंबोदर का अर्थ समझिए। लंबोदर में लंब प्लस उदर, लंब मैंने बड़ा या लंबा है, उदर मैंने पेट जिसका, ठीक है, जिसका उदर बड़ा होता है, पेट बड़ा। पेट बड़ा किसका था? आपने अगर एक कहानी सुनी होगी कि एक बार धन के देवता कुबेर थे, उन्होंने क्या किया कि शिव जी को न्योता दे दिया, सभी देवी देवताओं को न्योता दिया कि भोजन है, हमारे यहाँ भोजन है। तो उन्होंने अपने घमंड में आकर के शिव जी के यहाँ भी वो न्योता देने के लिए चले गए। तो शिव जी, जो शिव भगवान थे, उन्होंने मना कर दिया कि भाई मेरी तरफ से गणेश चला जाएगा, ठीक है, मेरा पुत्र चले जाएगा। तो वहाँ पर गणेश जी ने ना उनका सारा भोजन, जितना भी उनका भंडार था, सारा खत्म कर दिया था। इसलिए उनको कहा जाता है लंबोदर, तब से इनका नाम पड़ा था लंबोदर। तो लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश को। तो ये तीसरा अर्थ निकल कर ये सामने आया, किससे? लंबोदर से। तो ये क्या है इनकी? ये इनकी विशेषता है। तो ये विशेषण है लंबोदर, ठीक है, गणेश जी का विशेषण क्या है? लंबोदर। तो उन्होंने यही कहा है, बहुव्रीहि समास का जो समस्त पद होता है, वो जो तीसरा अर्थ निकल करके आता है उसका विशेषण का कार्य करता है। ठीक है, देख लीजिए, नेक्स्ट देखिए, नीलकंठ। नीलकंठ का समास विग्रह करेंगे तो नील है कंठ जिसका, कंठ मैंने गला, तो नीला गला है जिसका। किसका नीला गला? किसका था? आपको हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले भी कि भाई समुद्र मंथन, जब देव असुर और असुर दोनों मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे थे, तो उसमें से विष निकला। ठीक है, तो उस विष को किसने पिया था? शिव जी ने, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया था, तब से उनको नीलकंठ बुलाने लगे थे। तो ये भी क्या हो, इनका विशेषण हो गया। ठीक है, किसका? शिव जी का। अब देखिए, चक्रपाणि। चक्रपाणि का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चक्र है पानी, पानी बोलते हैं दोस्तों हाथ को, चक्र है हाथ में जिसके। अब चक्र किसके हाथ में है? विष्णु जी के हाथ में है। तो चक्र किसके हाथ में है? विष्णु के। तो तीसरा अर्थ निकल कर गया विष्णु जी। ठीक है, तो ये विशेषण हो गया चक्रपाणि, विष्णु जी का विशेषण हो गया चक्रपाणि। ऐसे ही है पीताम्बर। पीताम्बर का समास विग्रह कैसे करेंगे? पीले हैं वस्त्र जिसके। अब पीले वस्त्र किसके होते हैं? आप कहीं भी देख लीजिए, अगर किसी को कान्हा का रोल प्ले करना है, कहीं भी अभिनय करना है, तो पीले वस्त्रों को ही पहनता है अधिकतर, सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो किसके हैं पीले वस्त्र? श्री कृष्ण के। तो श्री कृष्ण का विशेषण क्या हो गया? पीताम्बर। ठीक है, ऐसे ही है पंकज। पंकज का समास विग्रह करेंगे, पंख, पंख बोलते हैं कीचड़ को, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला। जो कीचड़ में जन्म लेता है कौन होता है? कमल। ठीक है, तो कमल की विशेषण क्या है? पंकज, कि ये कीचड़ में जन्म लेता है। ठीक है, अब देख लीजिए, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चंद्र है शेखर। शेखर बोलते हैं माथे को, माथे पर जिसके, अर्थात शिव। तो शिव जी के माथे पर ही चांद है। आप कभी भी शिव जी का जो फोटो देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, तो उसमें आपको उनके गले में नाग पड़ा हुआ, ठीक है, त्रिशूल, और सर पर, माथे पर चांद लगा हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये क्या होने का विशेषता होगी शिव जी। अब देख लीजिए, सुलोचना। सुलोचना, सुलोचना का होता है सुंदर है लोचन, लोचन मैंने नेत्र, सुंदर है नेत्र जिसके। सुंदर नेत्र किसके होते हैं? नारी के। ठीक है, स्त्री होती है, उसके सुंदर नेत्र होते हैं, इसीलिए उसको सुलोचना बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका समास का चैप्टर, जो आपको हमने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, फटाफट के लाइक कर दीजिए, और हाँ, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों।